सुनो ध्यान से बाबू, पढ़ाना जो है तो हम लोग टॉपिक में क्या है, मैथ में मैथ तुम लोग तो पढ़ा दिए थे, बस तुम लोग सिर्फ इसका वीडियो नहीं बना दे ना। बना देते हैं भाई, बन जाएगा वीडियो। याद है? अच्छा बस याद है तो ये चीज बताओ, वास्तविक संख्या है क्या है? वास्तविक संख्या क्या है, किसको याद है? पूरे संख्या को समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक देखो 10 के बोर्ड में तुमको इसमें से मैक्सिमम सवाल पूछता है 15-16। सबसे अगर जब फाड़ू चैप्टर है पहला चैप्टर तो वास्तविक संख्या से पूछने की सवाल की समस्या है। मैक्सिमम 15 नंबर का कितनों कम करते करते जाएगा तो 10 प्लस देगा। अगर सारी चैप्टर से मिक्स भी कर देंगे तो हम 10 नंबर के वास्तविक संख्या से बना देंगे। वास्तविक संख्या में ये चीज तुमको देखने को मिलता है कि सभी संख्या कि समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या। अब तुमको बात देखो, बहुत जगह अलग अलग भाषा में लिखते हैं। हम तुम 8 में नहीं हो, 6-7 में नहीं हो कि हम तुमको पूरे के पूरे चीज को बताने की कोशिश करें। बड़े हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, तुम लोग समझ सकता है कि जितने भी हम लोग संख्या बनाते हैं तो संख्या में हम लोग को आता क्या है। अगर वास्तविक की बात करते तो हम क्या बोलते हैं? सभी संख्या। तो सभी संख्या में अंक भी आ गया है, जो अंक 0 से लेकर 9 तक हो गया। अंक से हम क्या बना देते हैं? संख्या बनाते हैं। संख्या में हमको क्या आ गया? सम आ गया है, विषम आ गया, परिमेय आ गया, अपरिमेय आ गया, भाज आ गया, अभाज आ गया। मतलब जितने संख्या है, पूर्ण संख्या आ गया, पूर्णांक संख्या आ गया, मतलब पूरे प्रकृति को उसी में आएगा भाई। जितने संख्या जो है सभी क्या है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है इसमें, इस चैप्टर में पढ़ना है क्या? सम संख्या विषम संख्या पढ़ना है? नहीं, हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हम लोग को मेन टॉपिक है वास्तविक में यह चीज सिखाना चाहते हैं, लिक्विड विभाजन एलोगरिथम थ्योरी पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को सिर्फ मसा पढ़ना है, और मसा में यह चीज पढ़ना है कि हम लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या का मसा निकालने के गुणाखंड मेथड से सीखना है हम लोग को। लेकिन इसमें बेसिक करके इस चैप्टर में बात किया गया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हमको लगता है कि समझ में आ गया तुम लोग को। बाकी जितने संख्या मिलने वाले हो ये सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत में आते हैं। तो हो सकता है कोई व्यक्ति से तुम सुनाओगे इसे कि वास्तविक संख्या कोई पूछ दे किसे कहते हैं, तो बोलेगा कि तुम सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या। तो हो सकता है ऑब्जेक्शन लगाकर तुम्हें बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय संख्याओं का अध्ययन किया गया हो, अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन किया, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो उनको भी बात को एक्सेप्ट कर लेना, ज़्यादा मुँह ठोटी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुमको हम बता रहे हैं उस हिसाब से चलना। वास्तविक संख्या में सभी संख्याओं के समूह आते हैं, कोई डाउट? आज जब सभी संख्या की बात होती है तो अंक से पकड़कर जितने चीज है सभी के सभी किस में आ जाते हैं? वास्तविक संख्या में आते हैं, ठीक है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं में सबको लिखा रहता है कि वास्तविक संख्या इसे कहते हैं, इसको इसे कहते हैं। अंकगणित में जाते जाओ, कंपटीशन में जाओगे और सर लोग सब तोड़ तोड़ कर बताएंगे, विखंडित करेंगे। 10 में तुमको ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ विषय करने की जरूरत नहीं है, बस परिमेय और अपरिमेय। अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब हम ये सब लिखाने नहीं जाएंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। ये सब टाइम आउट के लिए चीज़ है, वो तुम लोग को पहले से भी याद होगा। याद है ना ये सब चीज़ को? चलो ठीक है। कहते हैं कि कक्षा 9 में अपने वास्तविक संख्या को खोज किए थे। जैसे ये कहना चाहते हैं कि कक्षा 9 में भी अपने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़े थे, और क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे हमको इसे कोई बहस नहीं है। चलो हम फिर से रिवीजन कर दिए, याद भी आ गया। फिर कहते हैं इसके आपने अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला होगा। सच बात है, हम अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिसकी हम फैक्टराइजेशन तोड़ते हैं तो क्या होते हैं? इन्फिनाइटेड हो जाते हैं वैल्यू, मतलब सटीक उसकी मान नहीं होती है। जैसे √3 का, √2 का, √5 का, इस सब का मान क्या है? टूटता नहीं है, बढ़ते जाते हैं। संख्या फिर दोहराने की प्रक्रिया शुरू कर देगा कुछ अंकों के बाद से।
तो ऐसी संख्या जिसकी हम अगर जो दशमलव प्रणाली शांत निकाले या शांत निकाले, मतलब दशमलव प्रणाली के लिए हम भाग देते हैं दशमलव के बाद से, तो संख्या आते जाएगा, वो 1 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 8, मतलब वो संख्या बढ़ते जाएगा लेकिन पूर्ण रूप से कटेगा नहीं। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अपर में संख्या कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? रूट में होती है, उसके ऊपर बार लगे होते हैं, संख्या बार बार दोहराते जाती है, तो इसे बहुत सी इसकी पहचान आ जाती है। 3-4 पहचान होते हैं। इसी में हमको मेन पहचान में मिल जाता है शांत और एक अशांत के रूप में देखने को मिलेगा। तो कहते हैं अपर में संख्याओं के बारे में भी हम लोग अवसर मिला था। अध्ययन में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा भी जारी करेंगे। कहता है कि अनुच्छेद इतना और इतना में, देखो ये चीज़ को जो यही तो होता है गवर्नमेंट बुक में जो पढ़ने का फायदा होता है कि वो 8 क्लास के जोड़ देगा 9th को, 9th को जोड़ देगा 10th को। इसमें अनुच्छेद दे देता है कि अनुच्छेद आपको इतना में समझाए थे, फिर अनुच्छेद इतना में समझाए थे, फिगर के मुताबिक देता है। चलो हम लोग को जो टॉपिक इसमें जो दिया है, कह रहा है कि अनुच्छेद आपको इतना में बताए थे कि धनात्मक और ऋणात्मक। तुम लोग को याद है कि धनात्मक और ऋणात्मक में क्या होती है? जब हम पूर्ण संख्या पढ़ते हैं और पूर्णांक संख्या, तुमको पूर्णांक संख्या में ये चीज़ नहीं देखता है बाबू कि पूर्णांक में पूर्णांक संख्या जो होती है सेंटर हो गया 0, और दाएं तरफ क्या होती है? धनात्मक संख्या होती है, और बाएं तरफ क्या होती है? ऋणात्मक संख्या होती है। यह दोनों के दोनों अपरिभाषित होती है, इनफिनाइटेड होती है, मतलब अनगिनत संख्या में लिख सकते हैं इसमें दाएं और बाएं। ये पूर्णांक संख्या होती है। अब यहां से क्वेश्चन भी तुमको पूछता है क्या यह परमेय संख्या है कि नहीं? तो सबके पीछे क्या छुपा है? एक छुपा है जो p/q के रूप में है, तो क्या है? परमेय संख्या है। अब कहते हैं कि इसी में वास्तविक संख्याओं में क्या धनात्मक होती है? यस होती है। क्या ऋणात्मक होती है? हाँ एकदम होती है। धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं, कोई डाउट? क्या बस, क्योंकि पूर्णांक संख्या के बारे में पूछा है। कैसे बहुत से एग्जेक्टिव में तुम्हें ऐसा सवाल पूछेगा जैसे पूर्ण संख्या यहां से शुरू होती है, पूर्णांक हमारे दोनों तरफ धनात्मक और ऋणात्मक हो तब शुरू होती है। पूर्ण संख्या 0 से, प्राकृतिक संख्या यहां से, सम संख्या 2 से, विषम संख्या 1 से। समझ में आ रहा है कुछ? स्वभाज संख्या, भाज संख्या, भाज संख्या में क्या होता है? जिसकी फैक्टर सबसे छोटी भाज संख्या 4, ये सब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, तो सब चीज़ों को याद रखना। ठीक है, एक को जो होती है वो सेम में अंतर्गत में आते हैं। बहुत सारी जगह पर लड़का कंफ्यूज होते हैं कि एक किसके अंतर्गत में आता है, भाज की अभाज। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर दोनों ऑप्शन दे देगा तो हो जाता है। तो इस सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कि आपने जानते हैं कि लिक्विड विभाजन एलोग्रेथियम, अब यहाँ से हम लोग को लिक्विड विभाजन एलोग्रेथियम, कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन मिलता है कि लिक्विड विभाजन एलोग्रेथियम किससे संबंध है? आंख मूंद के किस पर मारोगे? HCF से। लिक्विड विभाजन एलोग्रेथियम का संबंध किससे है? HCF से। वो HCF का रिसर्च किए थे, गुणनखंड मेथड से इसको बनाए थे। क्योंकि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा थ्योरी को तुम लोग सीखेगा तो और समझ में आते जाएगा। कहते हैं संबंधित साधारण भाषा में कहा जाए तो एलोग्रेथियम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक से विभाजित किया जा सकता है तो शेष क्या प्राप्त हो जाता है? R प्राप्त होता है। वो कहते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक A ले लेते हैं, वो क्या बोल रहा है कि A कोई धनात्मक पूर्णांक 4 है, अब B कोई एक धनात्मक पूर्णांक क्या है? 2 है, तो हमें शेष क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर 3 ले लो, B कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? 3 है, तो शेष हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 1। जैसे ये कहना चाहते हैं कि A को हम भाग देते हैं B से तो हमें क्या प्राप्त होता है? R जो प्राप्त हो रहा है वो शेषफल के रूप में प्राप्त होंगे। जैसे खुद तुम देख लो, 4 में हम भाग दे रहे हैं 3 से, तो हमें क्या मिल गया? 1 जो मिल गया, ये हमें क्या मिल गया? R मिल गया। ये कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि आप अधिकतम लोग शायद इसे सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रियाओं के रूप में जानते हैं। यदि यह परिमाण कहने से समझने से बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों के विभाजन के गुण संबंधित उसके अनुपयोग से हमें यह भी कुछ इस प्रकार डालेंगे कि मुख्य इसका प्रयोग 2 धनात्मक पूर्णांक के महत्तम सहपर तक प्रकलित करने के लिए करेंगे। कहते हैं दूसरी ओर अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यही चीज तुमको पूछता है। मैथ का 10th क्लास में HCF पढ़ाने का मुख्य मकसद यही एलोग्रेथियम जी का है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। बाकी उनका कोई मकसद नहीं है कि बच्चन को हम इतने बड़े बच्चन को, जहाँ से हम 1-2 क्लास में ही HCF सिखाते हैं 3 क्लास में, इस बच्चन को हम 10th में क्यों सिखाएं? समझ में आ रहा है? तो उनके कहने का मुताबिक है कि यहाँ पर HCF जो तुम सीखते हो वो फैक्टराइजेशन मेथड से सीखते हो, तुमको छोटे में उतना मेथड से नहीं सिखाया जाता है। ये सब चीज़ नहीं बताया जाता है कि ये धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, और किसी धनात्मक और धनात्मक में हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो हमारी मिलती है R प्राप्त होती है। कौन 6 क्लास के बच्चन को बताया तो पागल नहीं हो जाएगा?
यूं मुँह आ रहा है, मास्टर पढ़ा नहीं रहा है या दबाव डाल रहा है हम पर, तो यहाँ पर तुमको तोड़ने के लिए प्रकलित किया जा रहा है। कहते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को एक अतित्य और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह कहना चाहते हैं कि भाज्य संख्याओं को एक गुणनखंड के रूप में और एक अभाज्य संख्याओं को एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना होता है हम लोग को। मतलब इसको, इस संख्या को इतना ऐसा तोड़ देना है कि एक भाज्य की जो है पूरे टूटकर किस में कन्वर्ट हो जाए, अभाज्य संख्या, मतलब फिर उसका दूसरा कोई गुणनखंड ना हो। मतलब पूरे लास्ट अंतिम छोड़ते हुए इसको क्या करना है, तोड़ने की प्रक्रिया करना है। हमको लगता है समझ में आ गया होगा। चलो बस थ्योरी पढ़ा रहे हैं, कल से एक्सरसाइज तुम लोग को मिलेगा। हमें इसका प्रयोग कक्षा 9 में अध्ययन कर चुके हैं कि जैसे √2, √3, √5 यदि ये अपरमेय संख्या सिद्ध करे तो इसका उपयोग हम खोजने से करेंगे तो किसी परमेय संख्या को P/Q के रूप में लेते हैं। देखो 10 के बोर्ड में ये भी चीज़ तुमको पूछता है, जैसे आपकी क्या पूछा था, आपकी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में पूछा ही नहीं सिद्ध करने में 26 में। तुमने पेपर देखा था, फर्स्ट ईयर का हम पेपर चेक किए थे मैथ में, खुद मैथ में हम गए थे, माझा सेंटर पर गए थे देखने के लिए बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। तो वहाँ पर परमेय संख्या से एक भी सिद्ध करने को नहीं पूछा, और जो हर साल पूछता है, किसी ईयर का पेपर उठाओ नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो 2026 में नहीं पूछा था, क्या 27 में नहीं पूछेगा? एकदम श्योर है कि 27 में पूछेगा तो पूछेगा, क्योंकि 26 में बैक ले लिया इस चैप्टर से, नहीं पूछा सिद्ध करने के लिए, तो सारे टीचर को कंफ्यूज कर देंगे लोग कि नहीं पूछ रहा है, दूसरे टॉपिक को उठाएंगे, एकदम अगला साल डालेगा। देखना तुम लोग, एकदम ना के सवाल है नहीं। सेकंड वाले में पूछा है, फर्स्ट में नहीं पूछा है। हो सकता है 27 वाले बोर्ड में फर्स्ट में पूछ दे, सेकंड में ना पूछे, घूम रहा करे, क्योंकि सवाल यही है, इसी में से ना पूछेंगे, वो कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन। इस चीज को ध्यान रखना। तो कहते हैं कि अथवा अशांत आवर्ती तथा P/Q। देखो अब यहाँ पे एक चीज तुमको नया सीखने को मिलेगा, जैसे शांत और अशांत के बारे में पढ़ाए थे, तो एक आवर्ती एक अनवर्ती होता है। ये चीज के बारे में बहुत जरूरी है तो जानना तुम लोग कि शांत अशांत तो फिक्स है, शांत अशांत के जैसे हम पढ़ाएंगे तो तुमको तो क्लियर हो जाएगा भाई ये शांत है या अशांत है। लेकिन आवर्ती को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा उसको भी बाद में चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा सुनना इसको ध्यान से। कहते हैं कि अशांत आवर्ती होती है जैसे P/Q के रूप में Q एक अभाज्य गुणनखंड को देखकर ज्ञात कर सकते हैं। Q एक अभाज्य गुणनखंड है तो P/Q दशमलव प्रसार अपवर्ती पूर्णांक तह पता चल जाएगा। आइए हम इसकी खोज आरंभ करें। कहता है कुछ इसको खोज करना है और खोज करके ये निकालने की प्रक्रिया करते हैं। देखो इतना लंबा चौड़ा हम थ्योरी पढ़ाने की कोशिश नहीं करते, तुमको शॉर्ट में सिखाने को समझाते हैं कि तुम लोग शॉर्ट में इसका ऐसे करो। ये क्या लिखा है इसके बीच में, नॉर्मल वही चीज़ बोला है कि किस संख्या को तुम पता कर लोगे शांत है, कोई संख्या शांत नहीं है। कौन शांत है तो शांत आवर्ती है, कौन अशांत है तो अशांत अनवर्ती है। इसमें भी डिपेंड करता है, जैसे अशांत आवर्ती अशांत अनवर्ती, इसमें कुछ पहचान होती है, सटीक पहचानने का तरीका होती है, जो हमको 1.2 में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। किनके बारे में? लिक्विड विभाजन एलोग्रेथियम। लिक्विड विभाजन एलोग्रेथियम में क्या है, ये दो धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं, पूर्णांक संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्या हो। तो जब धनात्मक पूर्णांक संख्या की बात की जाएगी तो हम चर्चा कहाँ करेंगे, इधर की तरफ में, दायां तरफ की बात करेंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन खाली पूर्णांक की बात करेगा तो हम दोनों ले लेंगे, लेकिन कह दिया जाए कि धनात्मक पूर्णांक संख्या तो इसके मतलब हम 0 से दाएं तरफ की तरफ जाएंगे। कोई डाउट? कहते हैं दो धनात्मक पूर्णांक संख्या लेते हैं जो A और B है। क्या है? A और B। सुनना ध्यान से, दो धनात्मक पूर्णांक लिए, क्या नाम मान लिए? A और B मान लिए इनको। तो A की जगह पर 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, B की जगह पर 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऐसे संख्या बढ़ सकते हैं। पर ऐसी अतित्य पूर्णांक Q और R विद्यमान है। मतलब कहता है कि जैसे A B लिए है वैसे ही बहुत सी संख्या जो है Q और R के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। तो A बराबर क्या होंगे, यहीं से फॉर्मूला तैयारी होता है। एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होते हैं BQ प्लस R इक्वल टू क्या होगा 0, और 0 से बड़ा या बराबर होंगे क्या चीज R, और R से बड़ा क्या होंगे B। यही एक हमारा फॉर्मूला बनता है, इसी पर बहुत से क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। याद रहेगा, A कोई एक वास्तविक संख्या है तो A इक्वल टू BQ प्लस R, और यह हो जाएंगे 0, 0 से बड़ा या बराबर होंगे R, और R से बड़ा होंगे B। यह कहना चाहते हैं, जैसे तुम एग्जाम्पल के रूप में समझो कि A कोई संख्या ले लो, मान लो कि हम ले लेते हैं 50। A क्या है? 50 है। और B क्या मान लेते हैं कि 10 है, चाहे 5 है, क्या है 5 ही मान लेते हैं।
तो हमने यहाँ पर 50 में क्या किए, 50 क्या है, ए है, और 5 क्या है, बी है, और यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगा तो उनका होगा क्यूब होगा, जो रिमाइंडर बचेंगे तो उनका हो जाएंगे 10 बार में ये निपट गए। इसके मतलब रिमाइंडर क्या बच गया है, आर। कोई डाउट? तो अगर जे हम क्यू आवर बी में गुणा करते हैं, क्यू आवर बी में गुणा करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए का मान प्राप्त होगा। देखो 10 में 5 से गुणा करते क्या मिल गया, 50 मिला। तो ए इक्वल टू क्या लिखा है, बी क्यू, मतलब बी गुणा क्यू। आप प्लस क्या जोड़ देते हैं, आर का मान जोड़ देते हैं, तो फिर हमको क्या मिल गया, 50 का 85 प्राप्त हुआ। तो वही फॉर्मूला देखो अब यहाँ पर क्या बोला कि जो जीरो मिला, चाहे यहाँ पर 2 भी मिल सकता है, जीरो जो मिला वो क्या हो गया, आर के बराबर भी हो सकता है जीरो, या बड़ा भी हो सकता है, कहीं एक भी शेष बच जाए। अगर जो यहीं पर हम लोग 4 रख लेते तो शेष में कुछ ना कुछ बचता, 2 आ जाता, तो आर के मान क्या हो जाते, जीरो से बड़ा भी। जैसे मान लो ये चलो 4 रख के दिखाते हैं, क्या रख दिए 4, तो एक बार में क्या आ गया, 4 आ गया, या आ गया यहाँ पर एक जीरो, 4 दूना 8, ठीक है, 2 आ गया, आर का मान कितना हो गया, 2 हो गया, आर का मान क्या हो गया, 2 मिल गया। तब देखो यहाँ पर क्या लिखा कि जीरो से बड़ा क्या हो गया, जीरो से बड़ा है या बराबर होगा आर, तो आर का मान कितना है 2, तो 2 देखो जीरो से बड़ा हो गया, प्लस बड़ा होंगे बी, देखो बी के मान ऑलरेडी आर से बड़ा है, 4 है। अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा। तो यही फॉर्मूला है लिक्विड विभाजन एलोगेथम का, दूसरा कोई फॉर्मूला तुमको नहीं है। अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा। इसी फॉर्मूला पर सिद्ध करने के लिए 10th क्लास में बच्चों को एचसीएफ बताया जाता है। बाकी इसमें बहुत सी कहानी लिखा है, वो सब कहानी का तर्थ लास्ट में निकल के आ जाएगा। यही ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो देन ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, आर और ग्रेटर देन बी। कोई डाउट? चावस याद रहेगा। थोड़ा सा अगला इनके बारे में, भाई इतना चीज लिखे तो इनके बारे में जानना सबसे जरूरी है कि ये क्या है। गणितीय जो थे कहते हैं लिक्विड विभाजन एलोगेथम से जानकारी संभव बहुत पहले के समय से थी, परंतु लिखित के रूप में इसका कोई समर्थन उल्लेख लिक्विड एलिमेंट्स पुस्तक 7 में किया गया था। जानकारी तो था पहले से, लेकिन इसका कोई लिखित नहीं था। तो लिखित इसमें कहाँ मिला, एक एलिमेंट्स जो 7 था लिखे हुए थे लिक्विड विभाजन एलिमेंट्स, उसी में ये 7 में इसका अध्ययन किया गया है। क्या अध्ययन किया गया है? लिक्विड विभाजन एलोगेथम के कल्पना विधि द्वारा इसके कहता है कि प्रेमिकाओं पर आधारित है, मतलब इसके जो परिमेय है, इस परिमेय पर आधारित कुछ चीज को यह सिद्ध किए हैं। कौन कौन सा सिद्ध किए देखना ध्यान से। एलोगेथम सुपरिभाषित चरणों पर एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित चरणों पर क्या होती है, एक श्रृंखला। श्रृंखला मतलब एक एक चीज को एक वर्ड होती है, उस वर्ड को हम रखते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, यह अभी चीज हम कुछ बना दे, यह क्या एक श्रृंखला है। कान का क्या हमारे एक श्रृंखला है भाई, इसी तरह का होगा तो इसको कान कहेंगे। नाक क्या है, इस श्रृंखला है, इस टाइप का रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, नाक कहेंगे। एक श्रृंखला का आधार बना दिया। कहता है इस प्रकार जो विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए प्रक्रियाओं विधि द्वारा प्रदान करती है। शब्द एलोगेथम 19वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ, ध्यान से एचसीएफ तुम लोग पढ़ रहे हो, एचसीएफ का एक जो कौन थे, एक फारसी गणितज्ञ थे 9वीं शताब्दी के, ऑल ख्यामजमी के नाम से लिया गया था। वास्तव में शब्द यह अलजाब्रा से है। किससे है? अलजाब्रा से। और 6 क्लास में तो अलजाब्रा पढ़ के ही आया होगा। इनकी लिखित पुस्तक हिसाब अल जबर और अल मुकाबला से लिया गया है। देखो कितना अच्छा है, फारसी शब्द है, उर्दू में आता है थोड़ा, तो फारसी उर्दू में नहीं आता है, फारसी जो शब्द है थोड़ा सा टेढ़ा मिलता है देखने को, इसकी वजह से थोड़ा सा कैसे वर्ड मिल रहा है। ये भी यूनान की बात है। तो कहते हैं कि इनके परिमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है कि इसमें एक अन्य कथन सिद्ध करने का कोई प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो ये सिद्ध किया, उनका तुम लोग फोटो देखता होगा, लिखे होंगे मोहम्मद इन मुस्सा अफ ख्याजमी। इनकी जन्म होता है 780 में और मृत्यु हो जाता है 850 में। और यही चीज को क्या ढूंढते हैं, लिक्विड विभाजन एलोगेथम और लिक्विड एलिमेंट्स 7 में इसका अध्ययन करते हैं। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल आर ग्रेटर देन बी। कोई डाउट? अब हमको लगता है फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, इनके बात भी समझ में आ गया, इनकी जन्म भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेना। इसी को बोलते हैं लिक्विड विभाजन एलोगेथम। जब भी ऐसे सवाल पूछेगा तुमको ऐसी मेथड से बनाने की जरूरत पड़ेगी, लिक्विड विभाजन एलोगेथम से। अब सीधे हम लोग पहुंचेंगे कहाँ पर, एक्सरसाइज पर। बाकी जितने भी थ्योरी है सब उससे बना कर रखे हुए, कैसे कैसे बनाया गया। एक्सरसाइज तुम बनाओगे फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा।
कोई डाउट? मुंह दिखा गया रे भाई।